अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज टी2 में हमारे साथ शरीक हैं आपकी जानी पहचानी, हम सबकी जानी पहचानी इनका मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊँ। थिएटर की अदाकारा हैं, टेलीविज़न पे काम किया है, फ़िल्म पे काम किया है और बाकी जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं उसका रेडियो पे भी काम किया रेडियो पे भी काम किया है। तो जो आज जो कुछ इन्होंने किया है, आज सारा कच्चा चट्ठा सामने लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैंने आपको रिश्वत दी है पहले कि मुश्किल सवाल आप खुद हल कर लीजिएगा। नहीं। अच्छा, तो शुरू करें फिर। तो पहला आपका जिस हवाले से मैं कहाँ से शुरू करने का मतलब क्या, मंसूर सईद साहब से बात शुरू ओए की ओए, जाए? वो तो बहुत पीछे नहीं बहुत चला पीछे चले जाएगा। जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है उनके ऊपर एक, मेरे ख्याल में शायद एक सेपरेट सेशन रखना उनका, हाँ, अलहदा है उनके ना। बारे में अलग से बात करनी पड़ेगी आपको, तो बहुत फिर तवील हो जाएगी वरना बात। तो फिर आपका पहला जो काम आपका रहा उसके हवाले से बात करते हैं कि जो सबसे पहली गालिबन आपने परफॉर्मेंस की हो या किसी तरीके से किसी परफॉर्मेंस का हिस्सा बनी हो, या क्या शायद कैसे शुरू कैसे हुआ वो सब? अच्छा, मुझे कुछ इतना ख़ास तफसील से ये बात याद नहीं है कि परफॉर्मेंस और मुझे क्या उसमें अच्छा लगा था, ये मुझे याद नहीं, क्योंकि दो तरह के काम हो रहे थे मेरे बचपन में। मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में पढ़ती थी और वहाँ जो मेरे हम असर हैं, उन सबको पता होगा, मिसेस लोबो थी हमारी म्यूज़िक टीचर, जो एक जीनियस थी। मतलब वो कमाल की खातून थी। वो पूरा स्कूल इन्वॉल्व करके साल का एक कॉन्सर्ट करती थी, जो जो क्रिसमस के वक्त पे होता था, और उसमें क्रिसमस से मुताल्लिक़ कहानियाँ भी होती थीं, कैरल्स होते थे, मुख्तलिफ नगमात होते थे, उसमें एक बैंड भी होता था, और ये सब बच्चों पे मुश्तमिल था और हर बच्चा पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो सिर्फ फ्लावर्स की बास्केट लेके ऐसे गुजर जाए, लेकिन हर बच्चा होता था। सो दे वर सेपरेट टीम्स एंड देन वो अलग अलग अपने तैयारी करती थी और फिर वो उन सबको इकट्ठा असिमुलेट किया करती थी। शी वॉज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक टीचर। हर बच्चे को लगता था कि उन्होंने मुझ में टैलेंट देखा, मुझे भी वाह। लगता था कि उन्होंने मुझ में टैलेंट देखा, और उन्होंने मुझे कितनी अटेंशन दी और वो उन्होंने मुझे कितना इनकरेज किया, एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन और शायद हर बच्चे को ऐसा ही लगता था। तो मुझे जो पहली चीज़ याद है वो है मिसेस लोबो की क्लास, जिसमें मैं इंतहाई शदीद बेसुरा इंसान हूँ, आप गवाह हैं इस बात के। नहीं, मैं गवाह मैं नहीं तो हूँ, आज मैं गवाह बनने को तैयार हूँ। नहीं, इसका अच्छा। नमूना तो आपने ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे और मुझे इसलिए क्योंकि अगेन वो मुझे लगता था कि जैसे मैं ही हूँ वो स्पेशल बच्चा। फिर उन्होंने मुझे, ज़ाहिर गाना वाना तो खाक भी नहीं आता था, तो उन्होंने फिर मुझे बैंड में रखा, और फिर बैंड में तरक्की करके मैं ट्रायंगल से क्लिपर्स पर पहुंची, और फिर मैं वहाँ से ड्रम्स में पहुंची। तो मैंने अच्छा। बैंड में बहुत तरक्की की थी, ये मुझे याद है। ये प्राइमरी स्कूल की बात है। दूसरी तरफ ये हो रहा था कि अम्मी हमारी जो हैं, इंतहाई गैर मामूली तौर पे एक मुतहर्रिक वालिदा थीं। किस शहर में क्या हो रहा है बच्चों से मुताल्लिक़ वो वहाँ हमें लेके पहुँच जाती थीं। अब चाहे वो कुतुब मेले थे, चाहे वो सर्कस थे, चाहे वो, मेरा ख़्याल है मैं आखिरी नस्ल हूँ इस शहर की जिसने सर्कस देखा है एक्चुअली, ईरानी सर्कस, और अच्छी अच्छी हालत में। ताइफ़े आया करते थे, आपकी तो याददाश्त में ना होगा, बिल्कुल आपको क्या पता। मुख्तलिफ़ ममालिक से, उज़्बेकिस्तान से, चीन से, रूस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जर्मनी से भी एक ताइफ़ा आया था जो जो मेरी याददाश्त में है। ये आते थे, एक्रोबैट्स करते थे, इनके अपने अपने करतब होते थे, बहुत बहुत मज़ा। आर्ट्स काउंसिल का ओपन एयर इनका मरकज़ हुआ करता था, और जब मैं कराची आर्ट्स काउंसिल की बात कराची है। आर्ट्स काउंसिल का ओपन एयर बहुत शानदार जगह है, मैंने वहाँ परफॉर्मेंस भी किया और बहुत उसका अपना एक मज़ा है। तो हम वहाँ आया करते थे। तो एक वो सिलसिला रहा कि विजुअली परफॉर्मेंसेस और
वो ग्रैंड अपीयरेंसेस और वो म्यूज़िक और वो लोगों का मजमा और साथ हंसना और साथ रोना और साथ चीख निकल जाना जब खातून पे खातून पे खातून कंधों पे खड़ी होके ऐसे ऐसे करके एक तीली पर प्लेट घुमा रही होती थी तो सांस सबने रोका हुआ होता था और वो विजुअल एक जो कमाल था। फिर तीसरी तरफ ये हो रहा था कि कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे कराची में बच्चों से मुतालिक। तो हमारी अम्मा हर जगह हमारा नाम लिखा दिया करती थी। अब चाहे वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन, खाक भी नहीं आता था कुछ कुछ ऐसा कोई हमने उसमें कोई मलका नहीं हासिल किया। लेकिन एक कंपटीशन मुझे याद है जो पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन था और उसमें अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में आपके पास चॉइस थी। मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया था और शायद गालिबन दोनों में ही कुछ एक कोई ऐसी छोटी मोटी सी पोजीशन थी। मगर वो एफ़र्ट जो था अम्मी का हमारी कि नज़में ढूंढना, उन्हें याद कराना, फिर वो कैसे रिसाइट होंगी, वो एक पूरी एक्टिविटी थी। वो अपना काम करती रहती थी और साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहते थे और वो हमें करे हमारे साथ साथ वो भी पढ़ती रहती थी क्योंकि मॉन्टेसोरियन है तो बच्चों को इंगेज करना है। तो वो मुझे याद है। तो अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि पहला इम्प्रेशन, पहली क्या वो परफॉर्मेंस थी जिससे मुझे कुछ, ये मुझे है ऐसा शुबा कि मेरी वालिदा को, वालिदैन को ये था शायद अंदाज़ा कि इसे दिलचस्पी है ऐसी किसी चीज़ में। फिर जब हमने गिरगिट किया मार्क्स सॉरी, मैं आपको इससे पहले आप आगे बढ़े, ये कौन सी नज़्म की थी आपने जब उधर की थी? अभी तक मुझे मुझे बहुत क्लियरली याद तो नहीं। अंग्रेजी में थी व्हाट इफ हाँ, और उर्दू की थी छुन छुन छुन। मुझे बस ये याद है इसके बारे में और अच्छा। हर उसके उसका काफिया था छुन 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 से मिलता हुआ। तो और बहुत मुझे बहुत अभी मैंने लगाया है अम्मी को इस काम पे कि वो दोनों नज़में ढूंढें। मैं उन्हें रिकॉर्ड करूँगी बच्चों के लिए क्योंकि वो मेरी बचपन की शायद पहली सही, जो मेरी सही। याददाश्त में है। अच्छा, एक चीज़ जो अम्मी को हमारे वालिदा ने कभी नहीं की वो था कि बेटे ये ज़रा सुनाओ, ये ज़रा बताना। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा पढ़ती, कभी नहीं। हम सही। जब कंपटीशन कोई जीत के भी आए या अच्छी भी परफॉर्मेंस दे के आए तो ये कभी नहीं सुनने को मिला कि हाँ हाँ वाह ये तो कितना अच्छा। थोड़ी सी अदाकारी करके दिखाओ, थोड़ा हाँ ये सा। कभी कभी नहीं और बहुत ज़्यादा तारीफ भी कभी नहीं। तो एक वो लगे रहे कि अच्छा इससे बेहतर कर लें, इससे अच्छा कर लें। फिर मार्क्स की 7 साला सालगिरह थी, उसकी तकरीबात थी कराची में। दिस इज़ अर्ली 80s, कराची शहर, ज़िया का ज़माना, बहुत ही अजीब हालात सियासी तौर पे। तो इनके तो सर में जो समा जाए हमारे कॉमरेड्स के, उन्होंने कहा जी हम सेलिब्रेट करेंगे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो प्रेस क्लब में। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी थी वो तो की, जो तकारीर करनी थी वो भी की, साथ हम एक खेल भी करेंगे क्योंकि प्रेस क्लब के अंदर, कराची प्रेस क्लब जी के जी अंदर? अच्छा। कराची प्रेस क्लब एक बहुत मुख्तलिफ जगह थी उस वक्त और समझिए एक छोटा सा ओएसिस था वो। और वहाँ पे मेरा ख्याल है आज़ादी सिर्फ वही चार दीवारी के अंदर कहने की और सुनने की जिस तरह की थी वो बाकी जगहों पे नहीं थी। और वहाँ पे कोई सेंसरशिप वगैरह लागू नहीं होती थी, एनओसी लागू नहीं होता था। तो वहाँ एक छोटा सा स्टेज बनाया गया। ये जो शादी में मेज़ें लगती हैं ना हाँ खाने हाँ के हाँ लिए, हाँ हाँ, समझ उनको गया। एक के ऊपर एक रख के सही। उनको स्टैक करके स्टेज बनाया गया कि वो ज़रा मजबूत हो और शामियाना लगाया गया और उसमें एक खेल किया गया गिरगिट चेखोव का। वो ट्रांसलेशन भी अब्बू का था और अब उसमें बाज़ार का एक सीन है, आपको पता होगा। अब उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें करने के लिए लोग चाहिए, सब्ज़ी वाला चाहिए। अब ये सब यार दोस्त थे, कोई जर्नलिस्ट था, कोई डॉक्टर था कोई कुछ था, कोई कुछ था। अब बच्चे वहाँ कहाँ लाए जाएँ, वहाँ कैसे, भाई बाज़ार में बच्चे भी फिर रहे हैं। तो वो हम थे, हम 10-10 साल के थे, 10-11 साल के। अब किसी और का बच्चा क्यों खतरे में डाला जाए, अपना ही डाला जाए
तो हमने जो मुझे पहली स्टेज की परफॉर्मेंस याद है वो थी। और उस पे मैं बस बाज़ार में से ऐसे करके कुछ गुज़र गई हूँ और कुछ ऐसी शैतानी की है मैंने, और जिसकी बड़ी रिहर्सल हुई कि, और मुझे याद रखना था कि मुझे हर बार यही करना है, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो प्रॉपर परफॉर्मेंस आई थिंक एक वो थी। अच्छा, तो उसकी इस परफॉर्मेंस के लिए अच्छा, ये गिरगिट खेल मेरी नज़र से नहीं गुजरा। नहीं गुजरा। ये ओके। मगर इस परफॉर्मेंस के लिए ये कितनी ड्यूरेशन का खेल था टोटल? आई कुछ थिंक 20 मिनट। 20 मिनट का। हाँ। और इसके लिए आप लोगों ने रिहर्सल कितनी की थी? ये तो अब मुझे याद नहीं है कि कितनी रिहर्सल हमने, क्योंकि लेकिन काफ़ी करनी पड़ी होगी, क्योंकि इनमें से कोई भी अदाकार नहीं था। ये सब या तो सियासी लोग थे, नज़रियाती वजूहात से जुड़े हुए लोग थे, सब अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे। इसमें आर्किटेक्ट्स भी थे, उस वक्त आर्किटेक्ट बन रहे थे, इसमें फार्मासिस्ट भी थे, इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, इसमें स्टूडेंट यूनियंस के लोग थे, ट्रेड यूनियंस के लोग थे, और हम बच्चे थे, हमारे वालिदैन थे। सो सब इसी तरह के लोग होते थे उस ज़माने में। ऐसे भी लोग थे जिनकी जो छोटे मोटे कारोबार करते थे, पब्लिशर्स थे। और जो उसको जो ऑडियंस में लोग थे वो आपके ख्याल में मेरा क्या ख्याल थे? है वो हर तबके के लोग थे, और उसमें मजदूर तबका बहुत बड़ी तादाद में था। और जो बाद में बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा मेरा ख़ास तौर पे, जो मुझे लगता है कि और शायद हमारे बाद आने वाले अदाकारों को उस तरह नहीं नसीब हुआ, कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थिएटर होते करते देखते हुए देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और ये एक आध खेल की बात नहीं थी, ये तो मार्क्स की 7 साला, कार्ल मार्क्स की 7 साला तकरीबात थी, तो उसमें तो हर तरह के लोग भी थे। मगर जब हमने गैलीलियो किया, जब हमने पेटी बूर्जवा किया, जब हमने, हालांकि उसका नाम हमने तब्दील नहीं किया था, पेटी बूर्जवा के नाम से किया था, फिर हमने सेंट जॉन ऑफ स्टॉकयार्ड किया। मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं रुकूंगा। सो ये अभी वक्त था जब दस्तक फॉर्म हो चुका था, जब ये मार्क्स की 7 साल गिरगिट के बाद, गिरगिट नहीं, इसके बाद इसके दस्तक बाद फॉर्म प्रॉपरली होना शुरू हुआ। फॉर्म होना शुरू हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू होती रहती थी, शीमा और खालिद से भी हुई। फिर मुख्तलिफ लोग जो थिएटर कर रहे थे, उनसे अब्बू मिलते जुलते रहते थे स्टूडेंट्स के साथ। फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप था मेडिकल स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इसको पिक किया, जिसमें सही। कामरान अजदर वगैरह सर फहरिस्त थे। और फिर उन्होंने मोबिलाइज़ किया अपने साथियों को, और फिर इत्तेफाक था कि असलम अज़हर साहब मिल गए अब्बू को, उनसे जुड़ गए, तो उनकी वजह से बहुत सारे और लोग जुड़े। इसमें हूरी थी, हूरी नूरानी, नूरानी सही। और इसमें अहमद सलीम साहब थे। बहुत सारे लोग थे जिनके नाम अब मैं सबके ले भी नहीं पाऊँगी, और माज़रत चाहती हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊँगी, इतने सारे लोग हैं। तो ये सब लोग फिर जुड़ते गए, और फिर इसमें अलग अलग तरह की क्या कहना चाहिए, डायमेंशंस ऐड होती गई ना, परफॉर्मेंसेस बड़ी होती गई, बड़ी भी होती गई और छोटी भी होती गई, क्योंकि इसमें साथ ही साथ अगर असलम अजहर जुड़े तो साथ यासीन बजिंजो भी जुड़ा, जो लियारी गोलीमार में अपना एक स्कूल बना रहा था, चला रहा था उस वक्त, और बहुत ही शदीद स्पिरिटेड इंसान आज तक अब तो लाइसियम में थिएटर पढ़ाता और करता है, और अपना गोलीमार का स्कूल भी चलाता है। तो हमने उसके साथ मिलकर यंगस्टर्स ने, बच्चों ने एक अलग ग्रुप बना लिया था, जिसमें मैं भी थी, अरीब भी था, और डीएसएफ के और साथी भी थे, और यासीन के अपने इलाके के लोग भी थे, उसका भाई इकबाल भी था, उसके मोहल्ले के बच्चे भी थे। और आप लोग सब दस्तक के नाम से ही फंक्शन करते थे उस उस वक्त वक्त तक? हम दस्तक के नाम से ही फंक्शन करते थे, और लाइक सब ग्रुप्स बन गए थे एक तरह के? सब ग्रुप्स थे ओके। जो एक्चुअली शायद हम कहते नहीं थे कि हम दस्तक हैं या नहीं हैं, लेकिन अब गोलीमार में स्कूल का इनॉग्रेशन है, हम पहुंच गए, हमने वहाँ बलोची में प्ले किया, वो जो हम अंग्रेजी में भी कर चुके थे, उर्दू में भी कर चुके थे, फिर हमने बलोची में भी किया। आपने खुद मैंने भी बलोची किया, में मैंने भी उसमें आप किया। कितनी जबानों में अदाकारी कर सकते हैं? रट के मैं किसी भी जबान में कर लेकिन बलोची मुझे रटवाई गई, क्योंकि हाँ। उस वक्त हमने ब्रेख्त का प्ले किया था, वो जो कहता है हाँ और वो जो कहता है ना, ही हु सेज यस, ही हु सेज नो।
और वो क्योंकि वो स्टूडेंट से मुताल्लिक़ है वो खेल, तो जब हमने किया गोली मार में तो हमने रियलाइज़ किया, और ये यासीन का अपना उसकी समझ थी कि उर्दू में उसका उतना असर शायद नहीं होगा, तो हमें बलोची में करना चाहिए। हमने वाह 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 तेरे आइडिया भाई, अब बलोची में एक्टर कहाँ से लाएं? अच्छा जी, एक्टर तो मिल गए क्योंकि वो सब लियारी के लोग आ गए, गोली मार के लोग आ गए, स्कूल के बच्चे आ गए, एक्टर तो हमारे पास सब बलोची स्पीकिंग हो गए। खातून कहाँ से लाएं, अम्मा कहाँ से पकड़ के लाएं वो उस बच्चे की जो माँ का कैरेक्टर था, फिर मुझे बलोची में डायलॉग सब रटवाए गए ताकि मैं फिर उन्हें बलोची में बोल सही, तो वो सॉरी मैं सकूं। माजरत। तो आपकी खांसी के तवस्सुत से सिर्फ हमने पैटीज खा लिए और चाय मुकम्मल पी ली है। और बिल्कुल जो तो मैं पीती रहूंगी क्योंकि वरना मैं खांसूंगी। तो बातों का जो सिलसिला जहाँ से टूटा था, मुनक़ता हुआ कोशिश था। करते हैं कि वहीं से शुरू करें। तो आप बात कर रही थी कि दस्तक के माइनर ग्रुप्स बन जाते थे और आपने बलोची में जाके अदाकारी की थी, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त बलोची बोलने वाली कोई अदाकारा मिल नहीं रही थी। अदाकारा तुम हाँ, लड़की नहीं मिल रही थी कोई। तो वो मैंने फिर बलोची में किया। फिर हमने बाद में कुछ प्लेस जब हमने कथा बना ली थी, तो हमने इंटीरियर सिंध में जाके भी प्लेस किए। नहीं, और थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, अच्छा आप ओके, आगे जा रही अच्छा हैं। मैं बहुत आगे चली गई हूँ, हाँ कई साल आगे चली हाँ, गई। तो क्योंकि गिरगिट तो आपका पहला एक्सपीरियंस था, उसके बाद फिर आपने तो गिरगिट हो गया और दस्तक फॉर्म हो गया। और दस्तक जो कि मंसूर सईद साहब आपके वाले साहब ने थिएटर करना शुरू किया, जिसमें आगे चल के असलम अज़हर साहब भी शामिल हो गए और भी दूसरे दीगर लोग शामिल हुए। तो वो पहले तो ये बताएं कि वो उमूमन थिएटर किधर परफॉर्म होते थे और उनसे आप कितना वाबस्तगी रहती थी उन खेलों से आपकी? अम, कुछ तो बिल्कुल स्ट्रीट प्लेस थे, जैसे हमने औरत किया कई दफ़ा। सबसे पहले औरत शीमा ने किया था, और ये औरत किसका खेल था? औरत सफदर हाशमी का लिखा हुआ खेल है, जो हिंदुस्तान में जन नाट्य मंच आज तक करता है मुख्तलिफ एडेप्टेशंस के साथ। और मेरा ख्याल है वो इट कैन ईजिली बी द मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले, इतना ज़्यादा हुआ है। शीमा ने किया, समीना पीरज़ादा ने किया, नुसरत ने किया, मैंने किया, सिर्फ विद इन दस्तक। तो और जन नाट्य मंच में तो मेरा ख्याल है वो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, और ये बात कोई कर रहे हैं ख़त्म हम नहीं। एटीज़, तकरीबन 80s की, 80, अर्ली 80s की। अर्ली 80s, 84, 84 83, 84, सही। मे बी 85। फिर मतलब उसमें उस वक्त कुछ कहने की चाह इतनी थी, सफोकेशन इतनी महसूस हो रही थी आर्टिस्ट्स को, लोगों को, आपके स्टूडेंट्स को, ट्रेड यूनियनिस्ट्स को, आपके लिखारियों को, कि वो समीना पीरज़ादा जैसे लोग भी वुड कम एंड डू अ स्ट्रीट थिएटर प्ले। शीमा वाज अ डांसर, बट वो अपने उनको थिएटर से और उससे हमेशा से दिलचस्पी थी और वो करती भी थी। एंड यू नो वो सब लोग जुड़ रहे थे आपस में। और दस्तक जैसे और तहरीक निस्वां जैसे और अजोका जैसे ग्रुप्स का कमाल ही ये था कि उन्होंने मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, जो कि इजहार का प्लेटफॉर्म था, जहाँ तकरीर नहीं करनी थी, जहाँ जहाँ सब अपनी अपनी बात कर सक रहे थे, और उसमें किसी ना किसी तरह पार्टिसिपेट करके, क्योंकि वो उसका हिस्सा बन रहे थे, तो सबका एक अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे या लिख नहीं रहे थे या डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन एक्सप्रेशन में हिस्सा ज़रूर था, क्योंकि वो एक मिलकर काम करने के प्रोसेस का हिस्सा थे, जुड़ने का हिस्सा थे। सॉरी, मैं तो जो आपने स्ट्रीट थिएटर की बात की कि ये तो स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक जैसे जन नाट्य जन नाट्य मंच जन करता नाट्य है। मंच करता था। तो ये हमारे यहाँ तो ड्रामा करने का ड्रामा एक्ट मौजूद है, जो कि हिंदुस्तान में तो अब वहाँ पे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आज तक लागू होता है। तो एनओसी आपको ज़रूरत होती है, तो उसका आप क्या करते थे? कभी नहीं लेते थे। तो कुछ उसका मकसद ही ये था कि हाँ। एनी काइंड ऑफ स्ट्रीट थिएटर इज प्रोटेस्ट थिएटर। उसका मकसद ही ये था कि उसको ब्रीच किया जाए। और क्यों
किसी को ड्रामा करने के लिए किसी की एनओसी की या सरकार की इजाज़त की ज़रूरत है कि वो ये बात कह सकता है या नहीं कह सकता। और ज़्यादातर यकीनन हम जो बातें कह रहे थे वो तालीम से मुताल्लिक़ थी, ख़वातीन से मुताल्लिक़ थी, बच्चों के राइट्स से मुताल्लिक़ थी, स्टूडेंट्स के राइट्स से मुताल्लिक़ थी। उन पर पाबंदी की कोई वजह नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था यकीनन कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे वो खेल, लेकिन उनका मकसद ही ये था, तो हम उनसे इजाज़त लेने क्यों चल पड़ते? ठीक। तो कभी कोई इस हवाले से कोई हाँ, हाँ, दिक्कत बहुत परेशानी? ज़रूर, कोई एक बहुत वाक़या हुआ। तो कुछ भी ऐसा? मेरे साथ हुआ था। फ़ौज़िया भुट्टो का मर्डर हुआ था कराची में, और हम रीगल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमने एक स्ट्रीट प्ले किया था। उस वक़्त मैं कॉलेज में थी, तो इतनी आवाम नहीं देख रही थी उसको जितने पुलिस वाले देख रहे थे। मतलब जितनी गाड़ियाँ पुलिस की थी उन्होंने हमें सराउंड किया हुआ था, और उसके बीच में हम खेल कर रहे थे, और हम छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ फर्स्ट सेकंड ईयर के। तो उसमें लाठी चार्ज हुआ था हम पे, पिटाई हुई। एक दफ़ा मैं अगेन आप कहोगे मैं आगे चली गई हूँ, लेकिन हम कुरंगी में रिहर्सल्स कर रहे थे, उस पे एक आध दफ़ा हाँ कोशिश की गई कि हमें डिस्पर्स किया जाए। सफदर का वाक़या हो चुका था, हमें था अभी उनकी अंदाज़ा। तरफ में थोड़ा-सा देर में आते ठीक हैं। है। सॉरी। बस मकसद ये था कि क्योंकि कराची के ख़ास तौर पे पर्सपेक्टिव से मैं ये जानना चाह रहा था कि हमें तो एनओसी, आप नॉर्मल कहीं पे भी ड्रामा करने के लिए जाते हैं, ना सिर्फ एनओसी लेनी जब पड़ती है। हमने प्रोसीनियम किया, जब भी किया, तब हमें लेनी पड़ी एनओसी। लेकिन जब हमने सेंट जॉन ऑफ स्टॉक यार्ड किया, तो वो हमने एक फैक्ट्री के अहाते में सेट लगा कर किया, और वहीं हमने रिहर्सल्स की, और वहीं पे हमने उसकी परफॉर्मेंस की। और जो आप कह रहे थे कि ऑडियंस कौन आती थी, तो गैलीलियो जैसे जब हमने किया, तो बहुत दिलचस्प बात ये थी कि वो हमने आम ऑडियंस के लिए भी किया, और हमने प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, उसके लिए भी किया था। तो जो अंडरस्टैंडिंग थी उस खेल की, जिस तरह से वो उसको समझ रहे थे, जिस तरह वो उसके साथ रिलेट कर रहे थे, वो बराबर का था। जब हमने प्रोग्रेसिव राइटर्स के लिए किया, तब तो लग रहा था मुशायरे में बैठे हैं आप, वाह वाह सुभान अल्लाह, मुकर्रर। ये भी हुआ परफॉर्मेंस में, किसी ने कहा मुकर्रर मुकर्रर, वाह 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 सुभान अल्लाह, मुशायरा नहीं हो रहा। लेकिन वो खेल ऐसा था, और उसके साथ एसोसिएशन ऐसी थी, और उसके एक एक जुमले के साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन रही थी लोगों की कि वो इस तरह का रिस्पांस मिलता था। और यही हाल ट्रेड यूनियंस का भी था कि जब वो खेल देखने के लिए आया, तो वो बीच में नारे भी लगा देते थे कोई अपने अपना जो भी उनकी मांगे थी, क्योंकि वो इतना उससे चार्ज हो रहे थे, और वो बात को इतनी वजाहत से समझ रहे थे। और शायद इसीलिए उस वक्त मुझे समझ में आया कि अच्छा इसलिए लगाते हैं पाबंदी, इसलिए नहीं करने देते खेल। अब मैं 11 साल की थी, शायद 12 साल की थी जब हमने गैलीलियो किया, और मैं ही ओपन करती थी। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट यूनियंस थी जो दो दो बार आई देखने प्लेज, सॉरी, या बस गैलीलियो का थोड़ा सा, गैलीलियो बर्टोल्ट ब्रेख्त का खेल, ब्रेख्त का खेल है, मंसूर सईद साहब ने तर्जुमा किया था। उन्होंने तर्जुमा किया था, और गैलीलियो की दास्तान के नाम से किया था। गैलीलियो का कैरेक्टर असलम अजहर साहब ने प्ले किया था। साग्रेदो जो उनका फर्स्ट हैंड। लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेंड और फेलो साइंटिस्ट थे, वो अब्बू ने किया था, मंसूर सईद साहब ने। आंद्रिया पहले अरीब ने किया, फिर मेरे भाई ने किया, अहमद सईद ने। तो वो भी हमने नस्लों में किया है वो खेल। और मैं रावी थी उसमें, जो कहानी सुनाती, जो ओपन करती है खेल, और फिर वो हर सीन से पहले जो एक कता सा था, वो रिलेट करता है कि अब सीन में क्या आगे होने वाला। तो वो कुछ कुछ लोग दोस्त ऐसे थे जो दो दो दफ़ा देखने आए, कई कई दफ़ा देखने आए। रियो ऑडिटोरियम में होता था, और उसी दौरान में, सॉरी, रियो ऑडिटोरियम किधर आज वाक़ है? आज नहीं है, आज वहाँ कोई हाँ, शॉपिंग सेंटर है गालिबन। सही। ये जैनब मार्केट का इलाका था वो सारा, सही। और वहीं पे रियो ऑडिटोरियम भी था, वहीं पे रेक्स ऑडिटोरियम भी था, और ये दोनों बाद में वो हाशो ऑडिटोरियम हो गया। और ये दोनों पहले सिनेमाज थे, फिर लेकिन चूंकि सिनेमा बनता नहीं था, और बहुत फिल्म अगर आप इंपोर्ट भी करें तो अंग्रेज़ी फिल्म की उतनी मार्केट नहीं थी, सिनेमा बहुत ज़्यादा उस पॉपुलर तरह उस वक़्त तक पॉपुलर नहीं नहीं रहा था। रहेगा। तो उसे कन्वर्ट कर दिया गया था थिएटर हॉल्स में,
बहुत नाक़िस उसका साउंड वग़ैरह था, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस मकसद के लिए बना नहीं था। लेकिन यही यही था उस वक़्त मयस्सर, तो इसी को इस्तेमाल किया गया। अम, रियो पहले टूट गया था, और जब हम गैलीलियो कर रहे थे, शायद परफॉर्मेंस थी उस दिन गैलीलियो की, तब पहला कराची शहर में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ। हम सब अंदर थे, हमें अंदर बंद कर दिया था रिहर्सल करते हुए। और ये था वो टर्निंग पॉइंट कराची का, जहाँ से हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। ये बोरी बाज़ार का पहला जो बम ब्लास्ट था। सही। हम ऑडिटोरियम के अंदर थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक धमक ज़मीन में से महसूस हुई थी, और हमें कुछ हम तो खैर बहुत छोटे थे, किसी को भी कुछ समझ में शायद नहीं आया था कि ये क्या हुआ है। शायद बड़ों को सिर्फ महसूस हुआ था कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग, बट nobody had thought of a bomb blast. मतलब it was just beyond comprehension कि शहर के सबसे गुंजान आबाद बाज़ार में जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, और बोहरी बाज़ार उस ज़माने का बहुत बहुत मसरूफ़ इलाका था। आज तो भी आज भी आज भी है। और तो वो उस वक्त हम वहाँ मौजूद थे, दूर थे लेकिन मौजूद थे। ये जब आप लोग थिएटर करते थे, ज़ाहिर है सारे के सारे लोग एक ऐसा थिएटर कर रहे थे जो कि ख़ासा कमिटमेंट मांगता था। मैं इमेजिन कर सकता हूँ उसकी उसकी रिहर्सल्स कितनी, मिसाल के तौर पर अगर गैलीलियो की बात की जाए तो गैलीलियो की कितनी रिहर्सल की थी आप लोगों ने? मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि नेवर एंडिंग क्योंकि वो रिहर्सल्स ख़ासा थी बड़ा उसकी। खेल है और और मेरा ख्याल है खासी कि कास्ट। तीन तीन महीने, अरीब को ये बातें ज़रा बेहतर याद हैं, करीब दिनों अजहर और स्पेसिफिकली। अरीब अज़हर को। उसको तारीख़ें वगैरह बेहतर, मुझसे बेहतर याद रहती हैं। लेकिन 3 महीने तो मोस्ट डेफिनेटली। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो कि असलम साहब का ख़ासा था। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को कि ये सब वॉलंटरी काम है। और शायद वही चीज़ हम बच्चों ने भी सीख ली कि हम जितना भी वॉलंटरी काम करते हैं, आज भी अलग अलग नौयत का काम करते हैं, लेकिन किया वो बिल्कुल प्रोफेशनल कमिटमेंट की तरह जाता है, हमें से उसके पैसे नहीं मिलते। ये देर से आने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, काम जो दिया गया था वो नहीं करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, काम ना होने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। और असलम साहब जिस तरह डांटा करते थे लोगों को, और जिस तरह वो सुन लिया करते थे, इट वाज लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर नोबडी वाज बीइंग पेड। ग्रेट। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मतलब ज़ाहिर है कि एक ऐसा कमिटमेंटेड थिएटर और जो लोग काम कर रहे थे वो वॉलंटरीली कर रहे थे, फिर आई एम श्योर कि जो ऑडिटोरियम हायर करने का एक काम होता था उसके लिए भी कुछ पैसा दरकार होता होगा, जो कि वो मतलब एक टफ एक्टिविटी है, तो वो उसके लिए जो ये कमिटमेंट कहाँ से आ रहा है ये? नज़रियात से, और हमेशा सिर्फ नज़रियात से ही आता है। अम, कुछ लोग सिर्फ अपने आप से कमिटेड होते हैं, कुछ लोग अपने से बड़ी चीज़ों से कमिटेड होते हैं। तो वो लोग जो अपनी से बड़ी चीज़ों से कमिटेड होते हैं, वो चीज़ों को बड़ा बनाते हैं, वो बड़ी चीज़ों को अप्रोच करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में जब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो फिर वो उसका स्केल भी वही होता है। तो कमिटमेंट का ये कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक पूरा जत्था था, डीएसएफ के लड़कों का, जो यूनिवर्सिटी से आता था, अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद आता था, और वो इस तरह काम करते थे जैसे दैट्स द जॉब, देयर ऑन अ जॉब, नोबडी वाज बीइंग पेड। और ये सब स्टूडेंट्स थे, ये अपने पैसे खर्च करके आते थे। इसमें जितने, ये उल्टा था, जितने लोग भी आ रहे थे, वो एक तो अपने पैसे खर्च करके आ रहे थे, अपना वक्त दे रहे थे, और फंड भी दे रहे थे। तो यू वर कंट्रीब्यूटिंग इन काइंड, इन टाइम, इन सर्विस, इन मनी, एवरी वे। अच्छा, और आपकी उम्र उस वक्त खासी कम थी, 10-11 साल, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट, आई मीन अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ आई डोंट नो, आई दैट वाज द वे ऑफ लाइफ। मेरी मुझे और किस ज़िंदगी का पता था, मुझे तो इसी ज़िंदगी का पता था। लोग आते हैं, बैठते हैं, बहस होती है, लड़ाई होती है, फिर वो थोड़ी देर के लिए फूं फूं करते हैं, वो फूं फूं करते हैं, फिर वो आके दोबारा बात करने लगते हैं, और फिर वो तो
और फिर सब ठीक हो जाता है और फिर एक खेल बनता है और फिर हम सब रिहर्सल करते हैं। दैट्स द ओनली लाइफ आई न्यू। सही। और उसमें सबसे अहम बात ये थी कि अम, लोग नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, सर्कल में बैठते हैं सब लोग। हम सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को आके हम अपने काम करते हैं, होमवर्क कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि शाम को सबने जमा होना है और हमारे लंबे से हॉल में सब लोग बैठेंगे, या तो हमारे यहाँ जमा होंगे या असलम अज़हर साहब के यहाँ जमा होंगे, और फिर बस यही बातें होती रहेंगी। और हम बच्चे कुछ बीच में खेलते भी रहते थे। बाज़ दफ़ा गैलीलियो में की रिहर्सल्स में मुझे अच्छी तरह याद है कि साथ साथ होमवर्क भी हो रहा होता था। तो अगर अम्मी सीन करने चली जाती थी तो जो भी फारिग होता था सब कर, चलो चलो मैं देख रहा हूँ होमवर्क कर जो कोई भी होमवर्क करवा देता था आपको, सही। तो वो एक तरह का, हम कम्युनिटी के बच्चे थे, हम सबके बच्चे थे, तो हम सबने मिलकर पाला है हमको तो वो सबसे कुछ ना कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने, मेरा ख्याल है अननोइंगली उनसे सीख ली, वो दिस सेंस ऑफ कमिटमेंट, कि आप जिस चीज़ को एक दफ़ा कमिट कर देंगे, मैं जिस चीज़ को कमिट कर दूं फिर मैं अपनी भी फिर नहीं मैं सुनता अपनी भी अच्छा, इसके कमिटमेंट पे ज़रा थोड़ा कुरेदना का काम करना है थोड़ा सा, लेकिन आगे चल के अभी ज़्यादातर जो दस्तक ने खेल किए वो अभी तो जो मैंने नाम सुने वो चेखोव का एक खेल था, बाकी जितने नाम सुने वो ब्रेक के खेल थे उसके अलावा और मतलब नहीं, कुछ हमने गोरकी के भी खेल गोरकी किए, के, हाँ, पेटी बोurgeois, पेटी बुर्जुआ किया, और हमने इंटरव्यू इन ब्यूनस आयरिस किया, ये किसका और खेल? ये किसका खेल था, इंटरव्यू इन बुएनस आयरिस। इसका इसका तर्जुमा इसका आपके तर्जुमा पास है? नहीं, इसका तर्जुमा यकीनन हुरी के पास होगा। सही। बहुत सारी चीज़ें दस्तक ने सिर्फ एक बात बहुत जिससे मैं ख़ाइफ़ हूँ, वो ये थी कि बाकी जो दो लोग, जो दो ग्रुप्स में बहुत अच्छी बात है, तहरीक निस्वां और रजो का, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त आर्काइविंग की है अपने काम सही, की, सही। जो इंतहाई अहम काम था, जो दस्तक में से किसी ने नहीं किया, नहीं कर पाए हम, क्योंकि सब अलग अलग हो गए, और उसमें से ज़्यादा बड़ा ग्रुप जो डॉक्टर्स का था वो तो मुल्क से बाहर चले गए कुछ लोग। अब वो बहुत बड़ी बड़ी जो ज़ाहिर डॉक्टर्स, कोई कमिटमेंट की बात है कि वो तो इतने बड़े बड़े उन्होंने अस्पताल बनाए हैं, दे आर हेडिंग डिपार्टमेंट्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ना, उनके पास आर्काइविंग का टाइम तो नहीं है। सही। तो ये एक नुकसान सिर्फ हुआ, और पता नहीं क्या हुआ कि अब्बू ने अपनी सारी तमाम चीज़ें भी, जब हमने बाद में कोशिश की कि मैं कुछ जमा कर पाऊँ तो मुझे नहीं मिली। अनोखी बात भी मुमकिन है, अगेन ब्रेथ ब्रेक का एक्सेप्शन एंड द रूल। अब्बू का ट्रांसलेशन था, वो मैंने छापा, जो मेरे पास, जो मुझे मिल गए मैंने छापने की अच्छा, ये छप कोशिश गया, की। ये मुझे नहीं देखा अब एक नज़र से नहीं मैं गुजरा। आपको बिल्कुल किताब पहुंचा दूंगी। वो मैंने अपने तई छपवा दी कि भाई कभी कोई करना चाहे। मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ ही हू सेज़ यस ही हू सेज़ नो का तर्जुमा, और वो खेल भी मुझे नहीं मिल रहा, ओरिजिनल भी नहीं मिल रहा अंग्रेज़ी में। मेरी याददाश्त में है, जब मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी मुझे पता है कि मुझे उर्दू में वो याद आ जाएगा, जैसे मैंने गैलीलियो के बहुत सारे सीन्स अच्छा, ऐसे। सॉरी, कट कर रहा हूँ हमको। ये गैलीलियो या और जो आप खेल करती थी तकरीबन ये मतलब कितने दिन के लिए खेले जाते थे या? हाँ, ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो हमने परफॉर्मेंसेस किए हैं वो प्रोसीनियम प्लेस की 5 दिन। 5 दिन। सही। उस ज़माने में इससे ज़्यादा फंड्स ही नहीं थे हमारे आज पास, भी 5 दिन से और ज़्यादा? ज़्यादातर तो 3 दिन किए हैं, मगर 5 दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन 3 दिन मतलब एक गो में 3 दिन होता था ना, लेकिन उसके बाद फिर वो रिपीट होती थी परफॉर्मेंसेज? नहीं, नहीं, बहुत कम। बहुत कम। गैलीलियो हमने कुछ साल एक दूसरे से परे 2 दफ़ा किया परफॉर्म। बाकी तो फिर जो हमारी छोटी परफॉर्मेंसेस थी, जो छोटे छोटे खेल हम करते थे, वही किए जाते थे ज़्यादातर। रिपीट करने का कुछ सवाल ही नहीं था इतना, जितना उसमें जितना रिसोर्स जाता था वो था ही नहीं हमारे पास। सही, तो एक ही सही। दफ़ा कर लेते थे बड़ी बार, लेकिन एक दफ़ा ही जब हम उसको करते थे तो ऐसे
ताकत से ये करते थे। गैलीलियो की एक बहुत एक अच्छे से उनको वसतुल्लाह खान साहब से एक बार बात हो रही थी, तो उनको बहुत अच्छे से याद है याद है। कि ये जो परफॉर्मेंस होती थी वो बात गैलीलियो के बारे में हो रही होती थी, 16वीं सदी 17वीं सदी का एक साइंटिस्ट, मगर सबको पता होता था कि ये बात हमारी हो रही है और ये बिल्कुल किसके बारे में बात हो रही है और क्या सवाल उठाया जा रहा है, बिल्कुल। उसके बारे में बहुत अच्छे से जो आवाम बैठी होती थी वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ होती थी। मैं कह तो रही हूँ बीच में कोई नारा भी लगा देता था आप। अच्छा, तो दस्तक दस्तक कब तक लास्ट किया? अम, मेरा ख्याल है दस्तक ने 89 तक तो खेल किए हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है जब डेमोक्रेसी आई ना, तो हम सब कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। अब क्या करें और क्या कहें कितना ना कहें, डेमोक्रेसी को कितना चांस देना है, कितना स्पेस देना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा पॉलिटिकल कन्फ्यूजन का शिकार हो गए और उसकी वजह से शायद फिर हमने खेल नहीं किए। और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई। असलम अज़हर साहब पीटीवी के दोबारा वो हेड नहीं बन हेड सके। हेड बना दिए अच्छा, गए, बना दिए गए थे। तो उनकी मसरूफियात हो गई। और ज़ाहिर है जब वो लीडरशिप उस तरह नहीं रहती तो फिर कुड फिजल कुड आउट हो कुड जाता है। मैं बिकॉज कई सारे लोग जो है लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट भी उसमें गालिबन रहे थे ग्रुप में, तो और वो कुड भी कुड इंतशार का दैट शिकार आल्सो हुआ। है, मतलब जो एब्सोल्युटली, ब्रेक ऑफ सोवियत यूनियन जो हुआ, वाज एब्सोल्युटली, दैट अ ब्लो एज वेल? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इंतशार का शिकार हो गए थे सब, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके नज़रियात इस तरह तितर बितर हो जाते हैं। आपस में बहुत बहसबाजी हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो रहा था, बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखनी थी, बहुत सारी नई चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, बहुत सालों का एक बनाया हुआ। और बहुत सारे लोग इसको बहुत नेगेटिव उसमें अ, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो लेफ़्ट मूवमेंट को तो ये हो गया और फलाना। बट मैं उसको इर्तिका की सूरत में देखती हूँ कि यकीनन जो गलतियाँ हम कर रहे थे या हमारी आइडियोलॉजी से मुताल्लिक़ लोग कर रहे थे या वो ममालिक कर रहे थे जो हमारी पसंद के सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, अ, उनसे सीखने की ज़रूरत थी और हम उस प्रोसेस में जा रहे थे। हम इंतशार का शिकार हो रहे थे। इसमें कोई मुझे ऐसी खासा परेशानी नहीं टफ ख्याल टाइम एज होती। एन बहुत आर्टिस्ट ज़्यादा, भी, बहुत टफ टाइम, नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट, बट एज अ ओवरऑल। एज पीपल, एज पीपल आई थिंक इट वाज वेरी। ये सिर्फ वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनको नहीं पता कि जब आपने पूरी ज़िंदगी एक आइडियोलॉजी बिल्ड की है, अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक बनाई है, अपने ख़यालात, अपनी अम, अपनी पूरी अपना तर्ज अमल उसके मुताबिक बनाया है, जब वो टूटता है तो वो कितना बड़ा। और टूटने से मेरी मुराद है कि वो आइडियोलॉजी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस आइडियोलॉजी की जो मैनिफेस्टेशन थी प्रैक्टिकल, वो आप टूटते हुए देख रहे थे ना। आपको लग रहा था ओ, ये बिल्कुल वैसे था जैसे आपको लगे कि यार मेरी ख़ास तरह से तरबियत की गई थी और जब मैंने उस तरबियत को प्रैक्टिस में देखा तो वो सब गलत गलत हो गया वो सब। सो यू नो। अच्छा, सब कुछ चीज़ें कई सारी मुझे कोइंसाइड होती हुई दिख रही हैं। मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन का भी जो वो है, उधर बर्लिन वॉल का एक सिलसिला रहा। दूसरा ये कि यहाँ पे भी आपका कुछ दस्तक भी कुछ उसका शिकार हुआ, इंतशार का शिकार हुआ। और फिर 79 में सफदर हाशमी जन नाट्य मंच, जिनको नाटक करने के दौरान जिनके ऊपर अटैक किया गया, तो कुछ ज़रा, एक तो ये कि अपनी अगर आप चाहें तो जो जन नाट्य मंच के साथ जो आपका की वाबस्तगी रही वो कैसे रही और किस तरह से? 88 में जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं फिर हिंदुस्तान चली गई अपने मामू के पास, और गई तो मैं अपने दादी दादा के पास थी वहाँ, मगर मैं उनके पास तो बहुत थोड़ा वक्त गुजारती थी क्योंकि जन नाट्य मंच के साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरता था और मैं उनके साथ नुक्कड़ नाटक करती तो नहीं थी लेकिन देखने ज़रूर जाती थी। फिर जब मैं रोज़ पहुँची हुई होती थी और रिहर्सल में ही बैठती थी तो वहाँ कोई ऐसे बैठने का कोई रिवाज नहीं था, जो भी जाएगा वो ये आप काम दिल्ली की करेगा। बात कर रही दिल्ली हैं? की बात कर रही हूँ। तो जो भी जाएगा वो कुछ काम तो करेगा। तो एक दिन मुझे कहा गया कि ये पढ़ो,
मैंने कहा भाई हमें तो हिंदी नहीं पढ़ मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रात भर में मुझे हिंदी पढ़नी सिखा दी गई। अच्छा। सो अब बहुत आसान ज़बान है, तो वो उन्होंने सफदर ने मुझे रात भर में हिंदी सिखा दी पढ़नी। और फिर जब हम बस में बैठ के उनके घर से या रिक्शा में बैठ के उनके घर से, स्कूटर कहते थे वो उसको, स्कूटर में बैठ के जब हम जा रहे होते थे तो कहते थे ये क्या लिखा है पढ़ो, वो क्या सारे बिलबोर्ड्स पढ़ती हुई जाती थी। पर जब मैं अकेली भी जा रही होती थी तो मैं सारे बिलबोर्ड्स पढ़ती हुई जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल से 3 दिन में बिल्कुल रवानी से पढ़ने लगी थी। ज़बरदस्त। बहुत आसान ज़बान, फोनेटिक्स पे चूँकि उन्होंने उसको बिल्कुल बेस कर लिया है तो इट्स प्रीटी सिंपल। कभी-कभी आप भूल जाते हैं कि अच्छा ये ज है कि क्या है कि यू नो, तो या ज को ज़ कैसे बनाऊँ। मगर जब मैंने रिहर्सल्स वगैरह स्टार्ट की तो वो एक बिल्कुल ही अलग काम था। वो तो एक बिल्कुल अलग चीज़ थी। ना मुझे उसका कोई अंदाज़ा था, ना अलग चीज़ कैसे? भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मेरी आवाज़ नहीं थी। यू नो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ डिफरेंटली फॉर स्ट्रीट थिएटर। इट वाज सिर्फ अदाकारी की बात नहीं थी वो। एक तो वो सिर्फ शौक की बात नहीं थी, उसके लिए एक सर्टेन मिलिटेंसी चाहिए आपको। सही। यू नो, फिर अटेंशन उसके लिए आपको अलग तरह की चाहिए। आपको, आप सड़क पे खड़े हैं, इधर वाला भी कुछ बोल रहा है, इधर वाला भी कुछ बोल रहा है, और आपके प्ले के बारे में ही बोल रहा है, हो सकता है आपके बारे में ही बोल रहा हो। अभी देख, अभी देख, अभी ये करेगी, अभी सही, जाएगी, अभी ये सही। देख, अभी इसको ना, उसने हो सकता है खेल पहले देखा हुआ भी हो। तो अब आपने उस सब के बीच में आपने अपना खेल करते रहना है आपने। अब मुझसे कभी कोई पूछता है कि आपका फोकस इतना स्ट्रांग कैसे, मैं कहती हूँ 2 प्ले कराऊंगी हो जाएगा। हाँ, तो यू नो ज़बरदस्त। वो मुझे बड़ी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। फिर अम, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं वो बाद में आके हमने कराची में भी किए, उस तरह से प्लेस किए। मगर हम जब स्ट्रीट थिएटर करते थे हम करते उसको प्रोसिनियम के प्रोसीनियम की अंदर तरह थे। कि एक तरफ ऑडियंस है, एक 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 तरफ तरफ ऑडियंस है, एक तरफ वो है, और एंट्रीज हैं, एग्जिट्स हैं। वो तो इट वाज लाइक अ, वो कमाल चीज़ थी। वो तो इट वाज लाइक अ व्हील, वो तो चल रहा था, यू नो। आप और एनर्जीज एंड योर ऑडियो लेवल्स एंड योर बॉडी मूवमेंट एंड सॉन्ग एंड आपने कौन सा डांस। नाटक उनके साथ रिहर्स किया था? मैंने राजा का बाजा किया था उनके अच्छा। साथ, विच वाज अबाउट स्टूडेंट्स। और चूँकि मलॉयशा हाशमी करती थी हमेशा, और औरत जो करती थी, तो वो मैंने देखा बहुत दफ़ा। और फिर उसमें मैंने कोरस भी कभी किया कैरेक्टर। तो उसमें ढोल बजा के हम लोगों को जमा करते थे, एंड यू नो वो एक बिल्कुल अलग एक्सरसाइज थी। तो वो उनको आदत है इस तरह से, कोई ढोल बजाए तो वो समझ जाते हैं कि नाटक होगा, या यू नो, तो उसका एक चला आ रहा सिलसिला था। तो हमने ऐसी ऐसी जगहों पे, दफ्तरों के अहातों में, सड़कों पे, उस ज़माने में कॉलेजेस के यूनियन के इलेक्शंस हो रहे अभी आप थे। दिल्ली की ही बात कर रही मैं हैं? सब मैंने सब दिल्ली में ही थिएटर किया सही। है। हमने कॉलेजों के अहातों में, कॉलेज यूनियंस के इलेक्शंस हो रहे थे जो मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे। मैं तो ज़्यादा के हम तो ज़माने की पैदावार हूँ, हाँ, मुझे क्या पता कैसा होता सही, है यूनियन का सही। इलेक्शन। तो जब मैं तो आंखें फटी रहती थी हर वक्त, और मैं इतना कुछ अब्जॉर्ब कर रही थी कि जब वापस आने का वक्त आया तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाती वापस, मुझे तो और अभी थिएटर करना है अभी तो मैं। लेकिन यहाँ कॉलेज के एडमिशन्स शुरू हो गए थे, मेरा सही। एडमिशन मेरे पीछे करवाया गया, उसके लिए भी एक मंडली बैठी, और उसमें असलम अज़हर साहब भी थे जिनका ख्याल था मुझे लिटरेचर पढ़ना चाहिए, लिटरेचर के बगैर कैसे गुजारा होगा मंसूर सईद, तो मुझे लिटरेचर दिलवाया गया। सॉरी, अब्बू एक बात मैं पूछना भूल गया, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, सॉरी। आपने कहा था कि आप सफदर हाशमी के काम खेल को देखने के लिए जाती थी, तो ये कैसे जाती थी आप? उनके बारे में कैसे पता चला, उनको उन तक रसाई कैसे हुई आपकी? सफदर आने हाँ, हाँ। मामू, मेरे मामू है। आपके मामू होते हैं, सही है। हाँ, मैं बहुत आसानी से उन तक रसाई सही, हुई। सही। मैं उन्हीं के अच्छा, ये पास बात नहीं। रहती थी। हाँ, सॉरी, ये मुझे पहले खुद बताना चाहिए था, हाँ। मैं इतना फॉर ग्रांटेड लेती हूँ उसको। नहीं, नहीं, सही doesn't क्योंकि occur to me। मैं सोचता हूँ कि हाँ, ये एक बड़ा एक मेजर काम था। बहरहाल फिर नाउ यू कैन और ये भी सही बात है कि मैं शायद कॉस्मिकली आई वाज बोर्न इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट पेरेंट्स। आई ऑलवेज से दैट कि मेरा, मैं इसलिए बहुत कम क्रेडिट लेती हूँ, मैं अपने आप को अपना इतना सीरियसली भी नहीं लेती, बिकॉज जितने मौक़े मुझे, कसर नफसी से काम लेती नहीं हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सीरियसली मैं ये कह रही हूँ कि जितने मौक़े मेरे पास थे मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। तो वो जो कमियां हैं वो मेरी अपनी हैं। मौक़े मुझे बहुत मिले,
और बहुत काम करने का मतलब बेहतर काम करना चाहिए था मुझे इससे। तो हम जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा भाई तुम चलोगी नाटक की रिहर्सल में चलोगे? हमने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल चलेंगे। हम टंग गए साथ, हम चले गए। तो और सिर्फ मैं नहीं, हर बच्चा खानदान का हर बच्चा जो नाट्य मंच की रिहर्सल में गया हुआ है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वही था, सर्कल में बैठे हुए थे लोग। और फिर मैंने देखा कि किस तरह से ड्रामों के बारे में बात होती है, इश्यूज़ के बारे में बात होती है। खेल तो बहुत कहीं छोटा हिस्सा था उसका, पॉलिटिक्स, रवैये, नज़रियात, सही क्या है गलत क्या है, आज सही क्या है आज गलत क्या है, पे बहुत बात होती थी। तो ये भी मुझे समझ में आया कि आइसोलेशन में क्रिएटिव फॉर्म्स आइसोलेशन में कोई माने नहीं रखते। देयर इज नथिंग दैट इज ए पोलिटिकल, देयर इज नथिंग दैट इज नॉट पोलिटिकल, आई एम नॉट पोलिटिकल, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सब चीज़ें मैंने इस प्रोसेस में सीखी और प्रैक्टिकली वहाँ अपनी प्रेजेंस की वजह से सीखी। फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हुई वो ये कि अलग अलग मज़ाहिब के लोगों से मैं मिली, जो कराची में स्कूल में रहते हुए मैं जानती थी उनको, लेकिन चूंकि वो एक गर्ल्स स्कूल था और बिल्कुल वो एक अलग कैपेसिटी होती है ना, तो आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं सेंट जोसेफ्स में। वहाँ पे मैं बिल्कुल एक अलग इन्वायरमेंट में लोगों से, और उस वक्त का हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान जैसा नहीं था। इतनी इतनी जिस तरह की राइट विंग पॉलिटिक्स और पॉलिसीज आई वुड से, और जो जिस तरह फहमी की दरिया साहब की क्या, नज़्म है, बिल्कुल हम जैसे अब तुम निकले, तो हम बिल्कुल जैसे हम हम जैसे निकले, जैसे निकले अब तक कहाँ बिल्कुल छुपे थे भाई। बिल्कुल छुपे हुए ही थे, छुपे हुए ही थे। और इसके बकौल मेरी खाला के इसके लक्षण बहुत दिन से नज़र आ रहे थे। कोई ध्यान नहीं दे रहा था उन पे, और दे भी रहे होंगे लेकिन ना काफ़ी रहा होगा, एक रेले की तरह आया और तब्दीली आती है इस तरह बाहर। तो ये मैं 80s की बात कर रही हूँ। तो मैं जिस वक्त ज़ियाउल हक का जहाज़ उस हादसे का शिकार हुआ, मैं सफदर के घर ही थी, बारिश हो रही थी मुझे याद है उस दिन, और हमें ये ख़बर मिली कि, तो उस दिन सफदर ने कहा कि बेटे जी दुनिया, आपका मुल्क बदलने वाला है। और मैं अगस्त में शायद वापस आ गई थी, और आते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि अब बस ये आप अपना एडमिशन वगैरह करवा लीजिए, अगली छुट्टियों में आपसे फिर मिलते हैं। और 1 दिसंबर को ये हो गया, 1 जनवरी की रात की सुबह। तो हाँ, इट वाज बिल्कुल सही बात थी कि ना सिर्फ हमारा मुल्क बदल गया बल्कि मैं बदल गई एज अ पर्सन। मेरे लिए बहुत 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 कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जिनसे मैंने रिकवर नहीं किया। दिस इज़ वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर। शुक्रिया।